Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 6. तो please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us move to first question of this video. That is question number 1. Which are the novels included in Lewis Gracie Gibbon's trilogy A Scott Square? तो उस नॉवेल्स को बताना है कि जो इंक्लूड है लेविस ग्रेसी गिब्बन्स की ट्रायलॉजी में और इनकी ट्रायलॉजी स्कॉट क्वेयर। प्रीवियस वीडियो में हम उनके इस जो नॉवेल की ट्रायलॉजी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो लेविस ग्रेसी गिब्बन्स की एक ट्रायलॉजी है जिसका टाइटल है द स्कॉट स्क्वायर और इसमें वो कौन से नॉवेल्स इंक्लूडेड हैं। इंक्लूडेड नॉवेल में से एक है रिमोट पीपल। तो याद रखेंगे रिमोट पीपल इज द पार्ट ऑफ अ स्कॉट क्वेयर ट्रायलॉजी एंड ऑफ Lewis Gracie Gibbon's work. Question number 2. In which novel of Gibbon, Chris' communist son Ivan is fired by the idea that he is himself history, a hell of a thing to be history, not a student, a historian, a tinkling reformer, but living history oneself. तो जो लेविस ग्रेसी गिब्बन है इनके किस नॉवल में एक क्रिस कम्युनिस्ट है जो कि इवान है और वो क्या होता है कि वो अपने आप को हिस्टोरी मतलब ये सोच लेता है कि ही इज हिमसेल्फ हिस्ट्री। वो एक अपने आप में एक इतिहास है और अ हेल ऑफ अ थिंग टू बी हिस्ट्री। तो वो अपने आप को ऐसा कुछ समझता है, न कि स्टूडेंट समझता है, वो खुद को हिस्टोरियन समझता है और साथ ही खुद को टिंकलिंग रिफॉर्मर भी समझता है। बट लिविंग हिस्ट्री वन सेल्फ, लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रहा है, लिविंग हिस्ट्री वन सेल्फ। उसे लगता है कि वो जीता जाता इतिहास से। तो दैट नॉवेल इज ग्रे ग्रेनाइट। तो याद रखेंगे लेविस ग्रेसी गिब्बन का नॉवेल है ग्रे ग्रेनाइट जिसमें क्रिस कम्युनिस्ट सन इवान जो है वो खुद को हिस्ट्री समझता है, अपने आप को एक जीता जागता इतिहास समझता है और वो सोचता है कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो हिस्टोरियन है और टिंकलिंग रिफॉर्मर है। Question number 3. Who, after disowning her first published work, Dolores, wrote 18 novels describing an enclosed, circumscribed, and dying historical world trapped in its consistency. Ivy Compton Burnett. कौन है जो अपने पहले वर्क डोलेरोस को डिसओन करने के बाद 18 नॉवेल्स लिखती हैं जिसमें वो डिस्क्राइब करती हैं एक इनक्लोज सर्कमस्क्राइब्ड और डाइंग हिस्टोरिकल वर्ल्ड को ड्रैप इन इट्स कंसिस्टेंसी। तो दैट इज आईवी कॉप्टन बर्नेट। तो फैक्ट से इस क्वेश्चन में आईवी कॉप्टन बर्नेट जो है इनका फर्स्ट नॉवेल है डोलोरेस और इसके बाद ये 18 नॉवेल्स लिखती हैं। Question number 4. In which novel of Compton Burnett, Miles Mowbray serenely expounds the principle that his three unmarried daughters have the life they ought to have, a life in the family home with the protection and provision that is fit for them. The question is here कि कैप्टन बर्नेट की वो कौन सी नॉवेल है जिसमें माइल्स मॉबरे जो है वो सिरियली एक्सपाउंड्स होते हैं प्रिंसिपल्स को लेकर और उनकी जो 3 अनमैरिड डॉटर्स हैं। तो ये माइल्स मॉबरे जो है इनके 3 अनमैरिड डॉटर्स हैं और हैव द लाइफ दे ऑट टू हैव, वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती हैं। अ लाइफ इन द फैमिली होम, एक इस नॉवेल में एक ऐसी लाइफ को प्रेजेंट किया गया है जो कि फैमिली होम में किस तरह की लाइफ होती है उसी को प्रेजेंट किया गया है। तो ओवरऑल हियर इज क्वेश्चन कि वो नॉवेल कौन सा है जिसमें माइल्स मॉबरे और उनकी 3 अनमैरिड डॉटर्स को प्रेजेंट किया गया है। तो दैट नॉवेल इज अ फादर एंड हिज फेट और इट इज वर्क ऑफ कैप्टन बर्नेट। तो याद रखेंगे कैप्टन बर्नेट का वर्क है अ फादर एंड हिज फेट और इसमें जो कैरेक्टर है माइल्स मॉबरे हैं और उनकी 3 अनमैरिड डॉटर्स हैं। Next question. P.G. Wodehouse introduced his most famous characters, Bertie Wooster and his man Jeeves in an unremarkable story in the collection, The Man with Two Left Feet and Other Stories. तो here is question that कि P.G. Wodehouse जो है इनका एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है बर्टी वूस्टर
और उस एंड हिज मैन जीव्स। तो ये एक रिमार्केबल स्टोरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जो कैरेक्टर है बर्टी वुस्टर, ये एक रिमार्केबल स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है। किसके द्वारा? पीजी वुडहाउस के द्वारा। तो उस वर्क का नाम बताना है जिसमें बर्टी वुस्टर इज अ कैरेक्टर। दैट वर्क इज द मैन विथ टू लेफ्ट फीट इन अदर स्टोरीज। तो याद रखेंगे, द मैन विथ टू लेफ्ट फीट विथ टू लेफ्ट फीट एंड अदर स्टोरीज। ये वर्क किसका है? पीजी वुडहाउस का है और इसमें कैरेक्टर है बर्टी वुस्टर। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, बर्टी वुस्टर किसके वर्क में प्रेजेंट है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो दैट इज पीजी वुडहाउस। और किस वर्क में प्रेजेंट है? द मैन विथ टू लेफ्ट फीट एंड अदर स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 6, novels such as Decline and Fall, A Handful of Dust, Wild Bodies and Black Mischief were written by Evelyn Waugh। देखिए यहाँ पे कुछ नॉवेल्स के नाम दिए गए हैं जिसमें है डिक्लाइन एंड फॉल, अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, वाइल्ड बॉडीज एंड ब्लैक मिस्चिफ। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किसके नॉवेल्स हैं, तो ये नॉवेल्स है एवलिन वॉग के। एक बार देख लेते हैं, डिक्लाइन एंड फॉल, अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, वाइल्ड बॉडीज एंड ब्लैक मिस्चिफ। तो ये चारों जो वर्क है ये है एवलिन वॉग के। Question number 7. Which novel of Evelyn Waugh is set in the threatening African kingdom of Azania? तो here is question again from Evelyn Waugh that कि इनकी वो कौन सी नॉवल है जिसकी सेटिंग होती है एक थ्रेटनिंग अफ्रीकन किंगडम अजानिया में। तो दैट इज ब्लैक मिस्चीफ। याद रखेंगे एवलिन वॉग की वर्क है ब्लैक मिस्चीफ है, इसकी सेटिंग होती है थ्रेटनिंग अफ्रीकन किंगडम ऑफ अजानिया में। Question number 8. Which novel of Evelyn Waugh explores the painful collapse, the illusions and complacencies of a rural feudalism, represented by Tony Lost, and exposes the surface values and cynicism of the thoroughly modern and essentially metropolitan? Bright Young Things, that is A Handful of Dust। तो A Handful of Dust किसका वर्क है? एवलिन वॉग का वर्क है और इसमें ये क्या प्रेजेंट करती है? पेनफुल क्लैप्स प्रेजेंट करती है। किसके बीच? इल्यूजन्स एंड कॉम्प्लिसेंसीज के बीच। कहाँ का? रूरल फ्यूडलिज्म का। और इसको रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा? टोनी लॉस्ट के द्वारा, जो एंड एक्सपोजेस द सरफेस वैल्यूज, और इसमें सरफेस वैल्यूज को एक्सपोज किया गया है और साथ में जो मॉडर्न और एसेंशियली मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उनके सिनिसिज्म को भी एक्सपोज किया गया है। तो उस नॉवेल का नाम है अ हैंडफुल ऑफ डस्ट और नॉवेल के ऑथर हैं एवलिन वॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, here some questions related to Evelyn Waugh. The next question is also from her. Charles Ryder is the narrator and protagonist in Evelyn Waugh's ब्राइड सेड। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एवलिन वॉग्स की जो नॉवेल है ब्राइड सेड, इसमें कैरेक्टर है चार्ल्स राइडर और वो इस नॉवेल के नरेटर और प्रोटैगनिस्ट है। तो चार्ल्स राइडर इज द नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवेल ब्राइड सेड, और ये ब्राइड सेड नॉवेल किसकी है? एवलिन वॉग की। क्वेश्चन नंबर 10. Men at arms, officers and gentlemen and unconditional surrender constitute the ambitious trilogy of Evelyn Waugh, Sword and Honor। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एवलिन वॉग का एक ट्रायलॉजी है जिसका टाइटल है स्वॉर्ड एंड ऑनर। तो इस स्वॉर्ड एंड ऑनर में वो कौन कौन से नॉवेल आते हैं? तो वो है मेन एट आर्म्स, ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, अनकंडीशनल सरेंडर। तो याद रखेंगे एवलिन वॉग का एक ट्रायलॉजी है नॉवेल की स्वॉर्ड एंड ऑनर टाइटल से, और इसमें 3 नॉवेल शामिल है इनके, वो है मेन एट आर्म्स, ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, अनकंडीशनल सरेंडर। Next question, Point Counterpoint, as suggested by its title, attempts to investigate an analogy with musical counterpoint by offering glimpses of diverse experience which seem to be observed simultaneously. Identify its author from among the following. Aldous Huxley। तो here is a work, Point Counterpoint, और इसमें क्या प्रेजेंट किया गया है? एक इन्वेस्टिगेट किया गया है एनोलॉजी की विद म्यूजिकल काउंटर पॉइंट के साथ, और यही पूछा जा रहा है कि इस वर्क के ऑथर कौन है? तो ऑथर है एल्डस हक्सले, और इस वर्क के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिए।
पॉइंट इन काउंटर पॉइंट काउंटर पॉइंट एल्डस हक्सले का ये वर्क है और इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस नॉवल से रिलेटेड है, तो इसे देख लीजिए क्या क्या है। As is suggested by its title, attempts to investigate an analogy with musical counterpoint. ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है एक एनोलॉजी को म्यूजिकल काउंटर पॉइंट के द्वारा, जिसमें डाइवर्स एक्सपीरियंस के ग्लिम्पसेस को प्रेजेंट किया गया है। तो याद रखेंगे, दिस वर्क इज ऑफ एल्डस हक्सले, पॉइंट काउंटर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, एल्डस हक्सले's most celebrated work is a utopian or rather dystopian fantasy, Brave New World. तो here is question of Aldous Huxley that कि इनकी जो सबसे ज्यादा celebrated book है वो है यूटोपियन या फिर डायस्टोपियन टाइप का फैंटासी है। तो इस बुक की टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो याद रखेंगे ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसका वर्क है? एल्डस हक्सले का है। किस टाइप का वर्क है ये? यूटोपियन डायस्टोपियन टाइप की फैंटासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड द कैलेंडर इज डेटेड AF which stands for। जो एल्डस हक्सले का वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसमें कैलेंडर में AF डेटेड किया गया है। तो AF का मतलब पूछा जा रहा है कि क्या है यहाँ पर। तो AF का मतलब है आफ्टर फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, एल्डस हक्सले डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल बुक जस्टिन पायलट। तो एल्डस हक्सले का एक वर्क है जिसमें इन्होंने इंडिया में इनके जो एक्सपीरियंसेस है उसका वर्णन इन्होंने किया अपने उस ट्रैवल बुक में। तो you have to tell about that travel book's name, that is जस्टिन पायलट। तो याद रखेंगे जस्टिन पायलट किस तरह का वर्क है? ट्रैवल बुक है। किसका है? एल्डस हक्सले का है। इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? अपने अनुभव को, इंडिया के जो अपने अनुभव है उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम हिज कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रामा, he is also remembered for his two most individual works of fiction, मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेंस एंड गुड बाय टू बर्लिन। तो ये कौन है? क्रिस्टोफर इसरवुड। तो क्रिस्टोफर इसरवुड जो है इन्होंने कोलैबोरेटिव फॉर्म में वर्क्स लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं और इसके साथ साथ ये अपने दो इंडिविजुअल वर्क के लिए भी फेमस है और ये इनका फिक्शन है। वो कौन से वर्क है? मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेंस और दूसरा है गुड बाय टू बर्लिन। तो क्रिस्टोफर इसरवुड ने कोलैबोरेटिव रूप में ड्रामा लिखा है, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल रूप में फिक्शन लिखा है और वो फिक्शन है मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेंस एंड गुड बाय टू बर्लिन। ये दोनों फिक्शन है क्रिस्टोफर इसरवुड के। क्वेश्चन नंबर 16, द डॉग बीनीथ द स्किन वाज अ कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रेंड्स इंक्लूडिंग इसरवुड एंड W.S. ऑडेड। तो इस क्वेश्चन की एक वर्क है द डॉग बीनीथ द स्किन और इस वर्क को कोलैबोरेशन में लिखा गया है और कोलैबोरेशन में लिखने वाले फ्रेंड्स हैं इसरवुड, क्रिस्टोफर इसरवुड एंड W.H. ऑडेन। तो याद रखेंगे क्रिस्टोफर इसरवुड और W.H. ऑडेन ने मिलकर लिखा है द डॉग बीनीथ द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose early volumes 20 poems and the Steel Center intermix public, private and political was without any pretense of detachment, Spender। तो वो कौन है जिनके अर्ली वॉल्यूम से पोएम के दैट इज 20 पोएम्स एंड द स्टील सेंटर जिसमें इंटरमिक्स पब्लिक, प्राइवेट एंड पॉलिटिकल वर्स विदाउट एनी प्रिटेंस ऑफ डिटेचमेंट को प्रेजेंट किया गया है। तो ये वर्क स्पेंडर का, याद करेंगे स्पेंडर का अर्ली वॉल्यूम से पोएम्स के 20 पोएम्स एंड द स्टील सेंटर। क्वेश्चन नंबर 18, सेंसिल डे लेविस वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री आर इंक्लूडेड। सेंसिल डे लेविस की पोएट्री के वॉल्यूम से तो उसमें कौन कौन से पोएम वो इनके जो पोएट्री के वॉल्यूम से वो कौन कौन से हैं? तो वो है अ टाइम टू डांस, कलेक्टेड पोएम्स 1954, द मैग्नेटिक माउंटेन। तो ये तीनों ही पोएट्री के वॉल्यूम से किसके? सेंसिल डे लेविस के। क्या क्या है? अ टाइम टू डांस, कलेक्टेड पोएम्स 1954, द मैग्नेटिक माउंटेन। Next question, Cecil de Levis became the poet laureate in 1968। सेंसिल डे लेविस जो हैं इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं कब? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who in his poem Suno describes the world as crazier and more of it than we think।
incorrigibly plural, I peel and portion. A tangering and spit the pips and fail the drunkenness of things being various. तो ये जो एक्सट्रेक्ट है ये सुनो नाम के पोएम से लिया गया है और ये पोएम किसका है तो मैकनीस का है। याद रखेंगे सुनो इज द नेम ऑफ अ पोएम और उसी से ये एक्सट्रेक्ट लिए गए हैं और ये पोएम है मैकनीस के। तो मैकनीस इज द ऑथर ऑफ द पोएम स्नो जिन्होंने ये सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel because मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। Thanks for watching.